स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक रांची द्वारा जारी किए गए क्लास 9 के सोशल साइंस सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? वाटरलू, न्यू ऑरेलियंस, वेरडून, हॉर्स शू बैंड। इसका उत्तर है वाटरलू। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। अगला प्रश्न है क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 2, 3, 4, 5। इसका उत्तर है 3। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था। अगला प्रश्न है चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? सामंत वर्ग, सर्वहारा वर्ग, पादरी वर्ग, जदीदी। इसका उत्तर है पादरी वर्ग। चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को पादरी वर्ग कहा जाता था। अगला प्रश्न है फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? 1771 ईस्वी, 1781 ईस्वी, 1791 ईस्वी, 1801 ईस्वी। इसका उत्तर है 1791 ईस्वी। फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? आतंक का राज, निरंकुश राज, गणतांत्रिक राज, तानाशाही राज। इसका उत्तर है आतंक का राज। फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस तृतीय, जार निकोलस चतुर्थ। इसका उत्तर है जार निकोलस प्रथम। 1917 से पूर्व रूस पर जार निकोलस प्रथम का शासन था। अगला प्रश्न है रूसी संसद का क्या नाम था? संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट, ड्यूमा। इसका उत्तर है ड्यूमा। रूसी संसद का नाम ड्यूमा था। अगला प्रश्न है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन, केरेंस्की, जार निकोलस, कार्ल मार्क्स। इसका उत्तर है लेनिन। बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। अगला प्रश्न है रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य ये उपर्युक्त सभी थे। प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण और गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। अगला प्रश्न है खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905, 20 जनवरी 1905। इसका उत्तर है 9 जनवरी 1905। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.2%, 2.4%, 2.2%, 1.7%। इसका उत्तर है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न है भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश, 82.5 डिग्री अंश पूर्वी देशांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 82.5 डिग्री अंश पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। इसका उत्तर है ओडिशा। यहाँ पर दिए गए राज्यों में से कर्क रेखा ओडिशा से नहीं गुजरती, बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड ये तीनों से ही कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। इसका उत्तर है नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो। द्वीप, तट, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है।
द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है और तट समुद्र के किनारे के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? भाबर, भांगर, खादर, तराई। इसका उत्तर है खादर। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल, कन्नड़, कोकण, उत्तरी सरकार। इसका उत्तर है कोकण। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को कोकण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? अमेज़न, नील, सिंधु, गंगा। इसका उत्तर है अमेज़न। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेज़न नदी का है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। इसका उत्तर है नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली दो नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। ये दोनों नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी भारत की लगभग सभी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, लमपुर, यहाँ पर लमपुर ना होकर के पालमपुर होगा। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? 25%, 35%, 75%, 100%। इसका उत्तर है 75%। पालमपार गांव की 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल की अवधि क्या है? जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से अगस्त, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है जून से अक्टूबर। खरीफ फसल की अवधि जून से अक्टूबर अर्थात जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ फसल के कुछ उदाहरण धान, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, मत्स्य पालन से। इसका उत्तर है खाद्यान्न के उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न के उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? औजार, भवन, नगद पैसा तथा कच्चा माल, मशीन। इसका उत्तर है नगद पैसा तथा कच्चा माल। इनमें से नगद पैसा तथा कच्चा माल कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, खाद एवं बीज की बिक्री। इसका उत्तर है खाद एवं बीज की बिक्री। यहाँ पर दिए गए क्रिया में से खाद एवं बीज की बिक्री एक गैर कृषि क्रिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। इसमें पहला कथन दिया हुआ है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और दूसरा कथन है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। इसका उत्तर है कथन गा। कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और कथन दूसरा, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है शिक्षित एवं जनसंख्या। इनमें से शिक्षित एवं जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। इसका उत्तर है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? सेतु कार्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर, का एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है का एवं ख दोनों। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए सेतु कार्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर ये दोनों ही कार्यक्रम चलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता,
जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है? इसका उत्तर है जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, कुछ विशेष लोगों का शासन। इसका उत्तर है लोगों का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, एक ही राजनीतिक दल का शासन, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, कानून का राज और अधिकारों का आदर। इसका उत्तर है एक ही राजनीतिक दल का शासन। इनमें से एक ही राजनीतिक दल का शासन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासक चलाया जाता है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। इसका उत्तर है लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। यह कथन लोकतंत्र के विषय में गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। इसका उत्तर है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। इनमें से लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता या लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की? 1992 ईस्वी, 1994 ईस्वी, 1996 ईस्वी, 1999 ईस्वी। इसका उत्तर है 1999 ईस्वी। 1999 ईस्वी में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? 1991 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1994 ईस्वी। इसका उत्तर है 1994 ईस्वी। दक्षिण अफ्रीका 1994 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, चीन। इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर दिए गए देशों में से दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 324, 250, 299, 385। इसका उत्तर है 299। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। इसका उत्तर है शासन प्रमुख का नाम। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से शासन प्रमुख का नाम प्रावधान नहीं रहता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।